जी हाँ दोस्तों, आखिर बिहार में छात्रों की मांगों के सामने घुटने टेकते हुए एक मांग को पूरी करने के बाद अब बिहार की सरकार किस दूसरी मुश्किल में फंस गई है। आखिर बिहार सरकार को जो ये लगा था कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, बिहार में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मगर अब छात्रों ने किस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया और अब जेन ज़ी छात्रों और आंदोलन कर रहे इन युवाओं के साथ में तेजस्वी यादव सुर से सुर मिला करके राजभवन का घेराव करने क्यों निकले हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जो चिंगारी दिल्ली के जंतर मंतर से उठी, उस चिंगारी ने देश के राज्यों में इस तरीके से लोगों के दिल मन मस्तिष्क में जल रही उस आग को और हवा दे दी, जिसमें फ्रस्ट्रेशन था, जिसमें एक निराशा थी सरकार के खिलाफ, जिसमें कुछ ना कर पाने के प्रति लोगों के दिलों में एक आक्रोश था, मगर वो आक्रोश फूटा और अब दिल्ली से होते हुए रांची, झारखंड और फिर बिहार के पटना में जिस तरीके से छात्रों ने सरकार को झुकाया, मगर अब सरकार को यह लग रहा था सब कुछ सामान्य। लेकिन इसी बीच में बिहार में छात्रों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। भले ही सरकार ने टीआरई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर सरकार और उनके शिक्षा मंत्री द्वारा व्यवस्था के साथ उनके कुकर्मों के खिलाफ अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर छात्र अड़े। क्या बोलते हैं? जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई खत्म हो गया क्या? तो शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? दोस्तों, सरकार खुश हो रही थी, छात्रों की मांगों पर एक नोटिफिकेशन जारी करके सब शांति का माहौल हो जाएगा, मुसीबत टल जाएगी। मगर ये मुसीबत टली नहीं, बस इतना ही हुआ कि छात्रों का आक्रोश थोड़ा कम जरूर हुआ उस नोटिफिकेशन से, मगर अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा मंत्री शांत करो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। टीआरई 4 का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ जारी करो। टीआरई 4 का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ जारी करो। नहीं तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। We want justice. We want justice. We want justice. आवाज दो। आवाज दो। लड़ेंगे। शिक्षा मंत्री हाय हाय। बीएसएससी से संविदा अवटेज हटाना होगा। बीएसएससी से संविदा अवटेज हटाना होगा। बीएसएससी का एग्जाम डेट जारी करो। नवेरियन बहाली जारी करो। नवेरियन बहाली जारी करो। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शी। इसी बीच में छात्रों पर AK-47 चलवाने की मुद्दे ने जोर पकड़ा फिर से। अब एक नहीं, दो इस्तीफे की मांगे उठने लगी, क्योंकि बिहार में गृह मंत्रालय भी अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी के पास ही है और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हों, मगर AK-47 मामले में पूरी जिम्मेदारी तो सम्राट चौधरी की सीधे बनती है, क्योंकि बिहार की पुलिस सम्राट चौधरी के अधीन है। अब ऐसे में छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए इंडिया गठबंधन की पार्टी आरजेडी प्रमुख तेजस्वी राजभवन का घेराव करने निकल रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जहां पर शाह की सम्राट सरकार ने पायलट गन नहीं
ये तो शाह की पुलिस ने दिल्ली में चलाया था छात्रों पर, मगर बिहार में तो उससे भी आगे निकलते हुए छात्रों पर AK-47 चलवाई गई, फायर हुआ। इस बात के प्रमाण ही नहीं बल्कि इस बात को स्वीकारा गया। अब शाह के चहेते सम्राट चौधरी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ राजभवन का घेराव होने जा रहा। तेजस्वी ने इस घेराव से पहले एक विस्तृत पोस्ट करके छात्र छात्राओं के सवालों पर सरकार से जवाब मांगा। दोस्तों, इन सवालों में पूरा घटनाक्रम और उसके पीछे की सरकारी षड्यंत्र छुपे हुए हैं। इसीलिए ना तो दिल्ली में पायलट गन पर शाह जवाब दे पाए, ना ही बिहार में शाह के चहेते सीएम सम्राट चौधरी। तेजस्वी ने पूछा, नंबर 1, छात्रों पर गोलीबारी करने वाले सिपाही के पास AK-47 आई कैसे? निलंबित सिपाही को AK-47 किस यूनिट या शस्त्रागार ने जारी की? नंबर 2, हथियार जारी करने के आदेश किसने दिए? AK-47 जैसे आधुनिक हथियार के आवंटन की पूरी कमांड चेन की भूमिका सामने आनी चाहिए। नंबर 3, आरोपी सिपाही किस यूनिट में तैनात था? क्या वो नियमित जिला पुलिस का हिस्सा था? क्या वो SP की सुरक्षा में तैनात था या STF, SIT जैसे विशेष इकाई से संबंधित था? नंबर 4, क्या वो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन से जुड़ा था? यदि वो विशेष बल का जवान था तो उसकी वास्तविक तैनाती और जिम्मेदारी क्या थी? नंबर 5, क्या इससे पूर्व कभी छात्र प्रदर्शन में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था? सामान्य कानून व्यवस्था या छात्र प्रदर्शन की ड्यूटी में इतनी मारक क्षमता वाले हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर 6, क्या AK-47 लेकर भीड़ नियंत्रण की अनुमति थी? क्राउड मैनेजमेंट के SOP का पालन क्यों नहीं किया गया? 7, फायरिंग का आदेश किसने दिया? जिले के पुलिस अधीक्षक पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कितनी गोलियां चली? कितने राउंड जारी हुए? हथियार के साथ साथ जारी किए गए और इस्तेमाल किए हुए कारतूसों का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। नंबर 9, इस्तेमाल किए गए हथियार का बैलिस्टिक और फॉरेंसिक परीक्षण हुआ या नहीं? नंबर 10, क्या बॉडी कैमरे या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है? फायरिंग से ठीक पहले और बाद की पूरी गतिविधि सामने आनी चाहिए। 11, अगर AK-47 गलत ड्यूटी पर पहुंची तो केवल सिपाही को निलंबित करना पर्याप्त है या हथियार जारी करने वाले अधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी? नंबर 12, कमांड चेन की जांच होगी या नहीं? जांच केवल गोली चलाने वाले जवान तक सीमित न रहकर ऊपर के अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? नंबर 13, AK-47 जैसे विशेष आधुनिक हथियार के लिए विशेष जिम्मेदारी होती है। इसके इस्तेमाल में प्रशिक्षण, आदेश और जवाबदेही तीनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस घटना में वरीय अधिकारियों पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? नंबर 14, गृह विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है? गृह विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि हथियारों की तैनाती और कानून व्यवस्था की इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कैसे होती है। और 15वां, क्या इस नृशंस कांड की विभागीय जांच पर्याप्त होगी? क्या मामला केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई तक सीमित रहेगा या स्वतंत्र जांच में हथियार आवंटन और कमांड चेन की पड़ताल होगी? राज्य की जनता और खास तौर पर युवाओं ये पूछना चाहते हैं कि मामले में मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साधे हैं। दोस्तों, ये विस्तृत पोस्ट और इसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे के सवाल रेलिवेंट हैं, और अगर इन सवालों का जवाब सही तरीके से तलाशा जाए और सामने लाया जाए तो फिर इसमें अमित शाह के चहेते सीएम सम्राट चौधरी का भी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना मुमकिन नहीं होगा। मगर ये करेगा कौन? इसीलिए दोस्तों, छात्रों के साथ, जेनजी के साथ, युवा शक्ति के साथ में अब राजभवन का घेराव होने जा रहा है। 19 अगस्त महत्वपूर्ण दिन। तो अब सरकार की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ राजभवन का घेराव, दूसरी तरफ छात्रों की बाकी जांच और बाकी बची हुई मांगों पर सरकार बैकफुट पर है। दोस्तों, घबराहट में बिहार की सम्राट सरकार ने नोटिफिकेशन एक मुद्दे के लिए जारी तो कर दिया, मगर छात्रों की मांगे इतनी भर तो नहीं थी। छात्रों की क्या मांगे थी? उनकी मांगे थी कि BPSC TRE के 4 का विज्ञापन जारी हो, जिसमें सभी विषयों और पर्याप्त रिक्तियों का उल्लेख हो। कर दिया गया, ठीक है। 2, परीक्षा सिंगल फेज में हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नीति लागू हो। इस पर क्या जवाब है? BSSC की लंबित परीक्षाओं CGL 4 इंटर लेवल BSO में कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस वेटेज हटाया जाए। इस पर क्या जवाब है? नंबर 4, लाइब्रेरियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जो 18 साल से अटका हुआ है। अन्य लंबित भर्तियों AEDO, दारोगा, सिपाही आदि की तारीखें जल्द घोषित हों। क्या जवाब है सरकार का? नंबर 5, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कीजिए।
इन चीज़ों पर कौन जवाब देगा? मतलब अभी आंदोलन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बाकी मांगे अभी भी हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है। और दोस्तों, ये वो चेतावनी नहीं है जिसमें पहलगाम के बाद में पाकिस्तान में घुस करके हमारे आर्मी के जवान जब ऑपरेशन चला रहे थे, तो फिर ट्रम्प के एक फ़ोन कॉल या जैसा भी है उससे हमारी सरकार ने हमारे जवानों के हाथ बांध दिए। 21-22 ठिकानों की पहचान की गई थी, मगर 6 ही 7 तक पहुंचे थे जवान। उनको वापस बुला लिया गया उस ऑपरेशन को रोकने के लिए। और फिर सरकार ने कहा, ऐसे हाथ नचा नचा करके सरकार के मंत्रियों ने, कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, जारी है। ये उस छलावे की तरह नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, जारी है। ये छात्र और जेनजी की आवाज़ है जिन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ है ख़त्म। और अब ऐसी स्थिति में सरकार बैकफुट पर तो है, मगर सरकार जो भी फैसले ले रही है, कहा यह जा रहा है कि अपनी सहयोगी पार्टियों के दबाव में या फिर दिल्ली के आदेश और निर्देश पर फैसले ले रही है। तो फिर सहयोगी पार्टी के दबाव में तो नीतीश कुमार हैं। कहा यह जा रहा है कि अब तो ना उनको 3 में रहने दिया बीजेपी ने, ना 13 में, लेकिन फिर भी बिहार में चुनावी हैसियत तो उनकी बहुत है। और उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की बिहार की सम्राट सरकार झुकने को मजबूर हुई है। और दूसरी तरफ इस जेनजी के क्रांति के साथ साथ में इंडिया गठबंधन की शक्ति का भी मिश्रण है। तो फिर ऐसे में दोस्तों इंतज़ार कीजिए कि आगे बिहार सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। तिवारी जी और चौधरी साहब, सम्राट साहब जवाब क्या देते हैं? सामने आने की हिम्मत दिखाते हैं या फिर मानसून सत्र में पूरे सत्र को अमित शाह की तरह यूं ही निकाल देते हैं? लेकिन उसका खामियाजा तो भुगतना होगा, क्योंकि जेनजी साहब ने अपनी राय लिखी।